नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा चौपाल में आप सभी का स्वागत है। और चलिए शुरुआत कर लेते हैं खबरों की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत चिन्हित परिवारों की आय बढ़ाने के लिए अथक प्रयास करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से अवगत करवाने के भी निर्देश दिए, ताकि चिन्हित परिवारों तक इन योजनाओं की अधिकतम पहुंच सुनिश्चित हो सके। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रशासनिक सचिवों और जिला उपायुक्तों के साथ मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए चिन्हित परिवारों की आय बढ़ाने के लिए अथक प्रयास करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि दूसरे चरण के तहत अंत्योदय मेले 2 मार्च से 17 मार्च 2022 तक आयोजित किए जाएंगे। इन मेलों में अधिकारी चिन्हित परिवारों के साथ बातचीत कर उन्हें परामर्श देंगे। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को इन मेलों के आयोजन से संबंधित कार्यक्रम तैयार करने के निर्देश दिए हैं। भारत में बसंत पंचमी का त्योहार माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस साल बसंत पंचमी का त्योहार आज यानी कि 5 फरवरी को मनाया जा रहा है। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को बसंत पंचमी की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि विद्या, साहित्य, संगीत की और कला की देवी मां सरस्वती की कृपा सभी पर बनी रहे, यही मेरी कामना है। इसी के साथ किसानों के मसीहा सर छोटू राम की जयंती पर भी सीएम मनोहर लाल ने उन्हें नमन किया। सीएम ने अपने ट्वीट में लिखा कि सर छोटू राम ने हमेशा वंचितों, शोषितों की लड़ाई लड़ी है। आईपीएस ऑफिसर मनोज यादव की कार्यशैली से खफा सूबे के गृह मंत्री अनिल विज ने मनोज यादव की एसीआर में उन्हें महज 3.7 अंक दिए हैं, जो कि औसत से भी बेहद कम है। एसीआर में 5 अंकों को वेरी पुअर माना जाता है, लेकिन मनोज यादव को सिर्फ 3.7 अंक अनिल विज की तरफ से दिए गए हैं, जिसके बाद अनिल विज और मनोज यादव का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। बता दें कि किसान आंदोलन के दौरान प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने यह स्पष्ट किया था कि आईपीएस ऑफिसर मनोज यादव आंदोलन में कानून व्यवस्था संभालने में नाकाम रहे। वहीं मौजूदा समय की बात करें तो आईपीएस अधिकारी मनोज यादव आईबी में बड़े पद पर कार्यरत हैं। आईबी सरकार की वो सुरक्षा एजेंसी है जो सरकार को कई खुफिया जानकारी मुहैया करवाती है। ऐसे में अब अनिल विज ने मनोज यादव की एसीआर में महज 3.7 अंक देकर यह स्पष्ट कर दिया है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर वो मनोज यादव की कार्यशैली से संतुष्ट नहीं थे। देखिए, एसीआर कॉन्फिडेंशियल होती है, उसके बारे में कुछ नहीं बताया जा सकता। मैं जब भी किसी की कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लिखता हूँ तो मैं उसकी क्या उसका कामकाज कैसा रहा, मैं उसको देख कर लिखता हूँ। मैं मक्खी पे मक्खी नहीं मारता, और तो मैं सबके काम का अवलोकन करने के बाद ही मैं किसी की एसीआर लिखता हूँ। ये सब उनके कार्यकाल में जो किसान आंदोलन हुआ और बाकी सारी चीज़ें हुई, उसमें काफ़ी लापरवाहियाँ सामने आई थी। उस समय भी आपने जो है कहा था। देखिए, मैंने आपको बताया कि एसीआर कॉन्फिडेंशियल होती है, उसका नाम ही कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है, उसके बारे में उजागर नहीं किया जा सकता। लेकिन समाचार पत्र में जो है आज अंक तक छापे गए हैं। नहीं, मुझे नहीं मालूम, उसको डिस्क्लोज। चरखी दादरी में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। चरखी दादरी सिविल सर्जन डॉक्टर सुदर्शन पवार ने बताया कि जिले में 483 एक्टिव केस हैं, जिनमें से सभी सामान्य स्थिति में हैं। कोई भी एक्टिव केस अस्पताल में नहीं है। जिले में वैक्सीनेशन का कार्य भी पूरा कर लिया गया है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सतर्क है। सिविल सर्जन ने सभी लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना वायरस से ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, इससे सावधानी रखना जरूरी है। दादरी की बात करें तो कोरोना के केस दादरी में काफ़ी हैं इस बार। जो हमारे पास आज की डेट में जो एक्टिव पेशेंट हैं वो 483 के करीब है।
ठीक है, कल जो पॉजिटिव आए हैं वो 72 पॉजिटिव आए हैं। स्वास्थ्य विभाग की तैयारी पूरी है, अच्छे से है। हमारे पास 600 से ज़्यादा बेड हैं, हमारे पास 600 से ज़्यादा सिलेंडर हैं, हमारे पास 400 से ज़्यादा ऑक्सीजन कंसनट्रेटर हैं और ऑक्सीजन प्लांट हमारा काम कर ही रहा है। तो तैयारियों में कहीं पर भी कमी नहीं है। बेशक पेशेंट आए, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन एक जो सबसे बढ़िया बात है अपनी कि कोई भी पेशेंट, अब जैसे 483 पेशेंट की बात करें जो हमारे पास आज की डेट में है, एक भी पेशेंट कोई ज़्यादा सीरियस नहीं है, सारे के सारे होम आइसोलेटेड पेशेंट हैं। कारण क्या है कि हमारा 100% वैक्सीनेशन है यहाँ पे। तो वैक्सीन का इस बात से बहुत फ़र्क पड़ता है। जिसको भी वैक्सीन लगी हुई है उस पर कोई भी सीवियरिटी नहीं है। सिंपल खांसी जुकाम के बाद ये बंदा पलवल लघु सचिवालय परिसर से कोविड टीकाकरण और उचित व्यवहार पर लोगों को जागरूक करने के लिए मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। हर घर दस्तक केंद्रित कोविड टीकाकरण पर यह प्रचार अभियान विशेष रूप से 15 से 18 आयु वर्ग के और 60 वर्ष आयु वर्ग के लिए एहतियाती खुराक पर केंद्रित है। यह 2 गज की दूरी का अभ्यास करने, मास्क पहनने, हाथ धोने और सामाजिक दूरी का पालन करने के प्रमुख संदेशों को दोहराएगा। इन सभी संदेशों को मोबाइल वैन में प्रदर्शित करने के साथ साथ कोविड जागरूकता पर रिकॉर्ड किए संदेशों को भी चलाया जा रहा है। 96% जनसंख्या को पहली डोज लग चुकी है, 2/3 से ज़्यादा को सेकंड डोज लग चुकी है और बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स ऐसी हैं जहाँ 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य भी पूरा हो गया। लेकिन अभी भी कुछ एरियाज़ ऐसे हैं, खासकर रूरल एरियाज़ में, दूर दराज के इलाकों में, जहाँ पर सेकंड डोज वैक्सीनेशन को लेकर अभी भी गैप्स हैं। और जब तक हम सेकंड डोज अपनी ड्यू डेट के हिसाब से नहीं लगाएंगे तो सुरक्षा चक्र पूरी तरह से प्रभावी नहीं होगा। तो लोगों तक ये जागरूकता फैलाने के लिए जहाँ मास मीडिया अपना काम कर रहा है, वहीं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो इस तरह की जागरूकता मोबाइल वैन्स चलती हैं तो लोगों तक डायरेक्ट मैसेज पहुंचता है। इसी दिशा में हरियाणा के अनेक गांवों में इस तरह की मोबाइल वैन चलाई जा रही हैं और आज इसका शुभारंभ यहाँ पर पलवल से किया गया। माननीय उपायुक्त महोदय ने, डीसी साहब ने जो ये की है वैन फ्लैग ऑफ की है, एडीजी साहब ने भी इसमें ज्वाइन किया। ये एक पहलू है जो कि समाज में जगह जगह जाकर कॉलोनियों में जागरूकता के मैसेज स्प्रेड करेगी। दूसरा पार्ट इसके अंदर किया गया वो है एक नुक्कड़ नाटक या सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से वैक्सीनेशन के ऊपर जागरूकता शिविर रखा। देश भर में 3 जनवरी से बच्चों को वैक्सीन लगाने की शुरुआत हुई थी। अंबाला में 15 से 18 वर्ष के बीच की आयु के 23,840 बच्चे ऐसे हैं जो स्कूली छात्र हैं, जिनमें से अभी तक पोर्टल के अनुसार 20,240 बच्चों को ही वैक्सीन की डोज लग पाई है। हालांकि पहले ही 3 दिन में यह आंकड़ा 19,000 पार कर चुका था, लेकिन उसके बाद स्कूली बच्चों में वैक्सीन की चाल काफी धीमी देखने को मिल रही है। वहीं स्कूल द्वारा बच्चों का वैक्सीन सर्टिफिकेट शिक्षा विभाग की साइट पर अपलोड किया जा रहा है। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि जिले में अभी तक 20,240 स्कूली छात्रों के नाम वैक्सीन पोर्टल पर दर्ज हो चुके हैं। कुछ बच्चों को वैक्सीन तो लग चुकी है, लेकिन पोर्टल पर उनका नाम अपलोड नहीं हो पाया है। देखिए, कक्षा 7वीं में भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 15 साल के हो जाते हैं। 7वीं से हम 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, पीछे 3 दिनों जैसे MP साहब ने, MLA साहब ने, मंत्री जी ने हर जगह कैंट में या सिटी में कैंप लगाए, स्टार्ट किए और अच्छा टारगेट था कि हमने लगभग 19,000 बच्चों को वैक्सीनेशन करवा दिया 3 दिनों के अंदर। फिर ये कैंप चलते रहे हमारे। कुल हमारे पास बच्चे हैं 23,840 जो 15 से 18 साल के बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे पास में। उनमें से 20,240 को लगभग हमारा वैक्सीनेशन हो चुका है जो पोर्टल पे अपडेटेड हैं। कुछ बच्चों का किसी कारण से पोर्टल पे अपडेट नहीं हो रहा है, आधार कार्ड के कारण या किसी कारण से। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बीमार हैं, खांसी जुकाम के कारण कहिए या किसी और डिजीज के कारण जिनके टीकाकरण नहीं हुआ है। फिर अभी स्कूल खुल गए हैं, हमने हर एक विद्यालय मुखिया को इंस्ट्रक्शन दे दिए कि जो बच्चा 15 से 18 साल का बीच का है उनको वैक्सीनेशन करवाएं, क्योंकि बिना वैक्सीनेशन स्कूल में बच्चे नहीं आएंगे। ये हमारी सीधी इंस्ट्रक्शंस हैं। तो जो बाकी बच्चे हैं कब तक लक्ष्य रखा है, कब कंप्लीट कर देंगे? हाँ, इसी वीक में हमने किया है
कि जो बच्चे अगर डॉक्टर मना नहीं करता है कि इसको कोई बीमारी से टीका नहीं लग सकता, उनको छोड़ करके आप इसी वीक में पूरा कराएंगे। नहीं, वो है जो डॉक्टर मना करेंगे बिना वैक्सीनेशन नहीं आ सकते, वो ऑनलाइन पढ़ाई जाएगी। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। ध्यान धरिए भाई ईजा बाजू। और दा किसे वोट दे रहे हो फिर? स्पष्ट है, केदार गए थे? हाँ, ईजा बाजू को लेके गए थे। कभी सोचा था कि 2013 के बाद केदारनाथ जा पाएंगे? हमारे केदार धाम को जिसने भव्य बनाया, उन्हें ही भव्य जीत दिलाएंगे। योधरो प्रसाद। केदारनाथ का भव्य पुनरुद्धार किया, हो रहा बद्रीनाथ का भव्य कायाकल्प। मानस खंड के पुनरुत्थान का कार्य प्रगति पर। देवभूमि की सेवा करके धन्य है भाजपा। उत्तराखंड की पुकार, मोदी धामी सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। प्रदेश में लगातार मौसम का मिजाज बदल रहा है। 4 दिन भारी बरसात के बाद अब गहरी धुंध का असर साफ नजर आ रहा है। सुबह की सैर करने वालों पर घनी धुंध भारी पड़ रही है। वहीं सड़कों पर वाहन रेंग रेंग कर चलने को मजबूर हैं। कड़ाके की ठंड और उसके बाद पड़ रही धुंध से बचने के लिए लोग गर्म चाय का सहारा ले रहे हैं। लोगों का कहना है कि वे काफी समय से रोजाना सुबह सैर पर जाते हैं, लेकिन इस बार लगातार बरसात के बाद पड़ रही कड़ाके की ठंड और धुंध ने अपना असर छोड़ा है। सड़क पर विजिबिलिटी भी काफी कम हो चुकी है। राकेश शर्मा डेली मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ, लेकिन आज 3-4 दिन की बारिश के बाद आज जो सा है मौसम बहुत ही बढ़िया है। घूमने का बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन फॉग बहुत ज़्यादा है, जीरो विजिबिलिटी है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन हमें उम्मीद है कि आज सूर्य देवता। हरियाणा के कई इलाकों की तरह यमुनानगर में भी बेमौसम बारिश से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। इस समय प्रदेश के अधिकांश इलाकों में सरसों और गेहूं की फसल को इस बेमौसमी बारिश से काफी नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा जमीन के अंदर और बाहर लगने वाली सब्जियों को भी नुकसान पहुंचा है। हरियाणा कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर JS सैनी का कहना है कि पिछले दिनों हुई बारिश से 28,000 एकड़ क्षेत्रों में फसलों को नुकसान हुआ था। उन्होंने बताया कि अभी 2 दिन में यमुनानगर जिले में 36 mm वर्षा रिकॉर्ड की गई है, जिससे सरसों और गेहूं की 50 से 60% फसल को नुकसान पहुंचा है। ये जो बारिश अभी बेमौसमी बारिश हो रही है, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से हो रही है। जैसे लौटता हुआ मानसून है, उसकी वजह से हवा का कम दबाव बढ़ रहा है और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से बारिश आ रही है। जनवरी महीने में भी जिला यमुनानगर की बात करें तो करीब 100 mm से ज़्यादा बारिश हुई है
और कल से परसों से फिर शाम से मौसम ख़राब है। कल भी हमारे रिकॉर्डेड बारिश 36 mm है डिस्ट्रिक्ट की, जिसमें रादौर और छछरौली ब्लॉक में काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई, 45 mm से ऊपर बारिश है। और इस बारिश से हमारी गेहूं की, सरसों की और पल्सेस की जो फसल है और फॉडर की फसलें हैं उनमें काफ़ी नुकसान हुआ है। ये नुकसान 50 से 60% तक भी है। इसके साथ साथ हमारे हिमालय से जो नदियाँ आती हैं, हिमाचल प्रदेश से सोम है, पथराड़ा है, सरस्वती है, चतंग है, तो वो भी जहाँ से पानी निकल रहा है, जहाँ भी गेहूं की फसल में पानी खड़ा है वहाँ नुकसान ज़्यादा है। तो आगे परसों से मौसम शायद खुल जाए, उसके बाद धूप खिलेगी, तो एफिड की और येलो रस्ट के लिए सचेत रहें किसान कि इनकी आने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। और नमी है मौसम में, दूसरा धूप खिलेगी तो फेवरेबल टेम्परेचर है एफिड के लिए और आपका येलो रस्ट के लिए। इसके अलावा जो हमारी दूसरी फसलें हैं, आपकी बागवानी वाली फसलें, आलू की फसल है उसमें नुकसान हुआ है। और जो फसल आगे जायद के लिए तैयारी कर रहे थे किसान, सूरजमुखी के लिए, मक्का के लिए या गन्ने के लिए या प्याज की जो रोपाई होनी थी वो भी डिले हो गई है। हरियाणा प्रदेश सरकार के आदेश अनुसार प्रदेश में केवल 10वीं से 12वीं तक कक्षा के स्कूलों को खोलने की अनुमति है, लेकिन पलवल में प्रदेश सरकार के आदेशों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहां पर अधिकांश स्कूलों में नर्सरी और केजी के बच्चों को भी पढ़ाया जा रहा है। पलवल के प्रशासनिक अधिकारियों ने इस संबंध में कोई भी जवाब देने से इनकार कर दिया। वहीं जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी ने कहा है कि जो स्कूल खोले जा रहे हैं उनकी रिपोर्ट मंगवाई जा रही है। हरियाणा सरकार ने केवल 10वीं से 12वीं कक्षा तक के बच्चों को स्कूल में पढ़ाने के लिए परमिशन दी है, लेकिन पलवल में अधिकांश स्कूल प्राइमरी छोड़ो नर्सरी से ही खोले हुए हैं। बीए को आदेश दे दिया, हम भी ज़्यादा के स्कूल बंद करवा रहे हैं जी। जो स्कूल खुल रहे हैं उसके विरुद्ध विभागीय सख्त कार्रवाई करेंगे। ऊपर लिख दिया गया है, उनको निश्चित पत्र भी लिख दिया डीओ साहब ने। अभी तक आपको कितने स्कूलों की खुलने की रिपोर्ट मिली है? खुलने की रिपोर्ट तकरीबन 50% स्कूल खोल रहे हैं, बाकी हमने बंद करवा दिए, उनको बंद करवा दिए। कौन कौन से बंद करवाए हैं, कुछ है उनके नाम? ये पूरी की डिटेल है, पूरी डिस्ट्रिक्ट है। कुछ बंद करवाए हैं आपने? हाँ, बंद करवाए। लेकिन अभी भी पलवल में हम देख रहे हैं सारे स्कूल खुले हुए हैं, बंद तो कोई नहीं है, और नर्सरी कक्षा से ही बच्चों को पढ़ा रहे हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, और ऐसा होगा तो आज 4 दिन हो गए कानून का उल्लंघन करते हुए इन स्कूलों को ऊपर लिख दिया जाएगा उनके। हरियाणा ग्रामीण आजीविका मिशन फतेहाबाद कार्यालय पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर अमरेंद्र कौर ने डीपीएएम और 2 कर्मचारियों द्वारा कोताही बरतने के मामले में कड़ा संज्ञान लिया है। लंबे समय से भ्रष्टाचार के कारण विवादों में चल रहे मिशन के जिला प्रोग्राम मैनेजर रणविजय सिंह, डीएफएम सुनीता रानी और अकाउंटेंट सोनिया को पद से हटा दिया गया है। पिछले ही दिनों मैंने यहाँ ज्वाइन किया है जैसे जिला परिषद, और अभी मैंने फाइल को पढ़ा है तो रणविजय जी के खिलाफ़ कोई एफआईआर लॉन्च हुई है, तो उसके आधार पे उनको सस्पेंड किया गया है। और उसी के आधार पे, उसी सस्पेंशन के आधार पे ही उनका जो आगे का जो लगातार अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स को देने थे उनको उस कॉन्ट्रैक्ट्स को बढ़ाया नहीं गया है। बाकी 2 और कर्मचारी ऐसे थे, सुनीता रानी जी और सोनिया जी, वो भी हेडक्वार्टर्स लेवल से ही उनके कॉन्ट्रैक्ट्स को नहीं बढ़ाया गया है। मैंने अभी देखा है उसको, उसके जिस उद्देश्य के लिए उन्हें लिया गया था इस मिशन में, वो उस उद्देश्य को पूर्ण नहीं कर पाई। उनका जो रिजल्ट रहा है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं रहा है, तो इस आधार पर हेडक्वार्टर्स ने उनके कॉन्ट्रैक्ट्स को आगे नहीं बढ़ाया है। बाकी मैं इस मामले की ओर गहराई में जाऊंगा और देखूंगा कि उनकी किस किस चीज़ की वजह से, किस किस तरीके से उन्होंने जो काम किया है उससे हेडक्वार्टर्स से प्रसन्न ना रहा हो। तो वर्तमान में मेरे पास इतनी ही जानकारी है कि उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च हो गई थी, दैट्स व्हाई ही वाज सस्पेंडेड एंड 2 रिमेनिंग पर्सन्स कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन रिवोक्ड ड्यू टू देयर अनसैटिस्फैक्टरी रिजल्ट। भारतीय सेना में अन्य जातियों के रेजिमेंट की तरह अहीर समाज भी सेना में अहीर रेजिमेंट की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गया है। अहीर समाज के लोगों की माने तो भारत चीन युद्ध और भारत पाकिस्तान युद्ध में अहीर समाज के सैनिकों ने देश के लिए अपना बलिदान दिया। यहां तक कि पुलवामा हमले में भी यादव सैनिक शहीद हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी सेना में अहीर रेजिमेंट नहीं है।
ये हमारी मांग है कि हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने भी इस देश के लिए बलिदान दिया है और आज भी हमारे जो वीर सैनिक हैं वो इस देश के लिए बलिदान देते हुए आए हैं। लेकिन हमारे इतने बलिदान देने के बावजूद, इतनी शहादत देने के बावजूद देश पे हमारी सेना में अही रेजिमेंट नहीं है और जातियों की रेजिमेंट है, जबकि हमारी रेजिमेंट नहीं है। इसी मांग को लेकर ये अनिश्चितकालीन धरना स्टार्ट किया गया है। अब तक कहां तक प्रयास आपने किया है, किस किस को ज्ञापन दिया है और किस किस नेता से बातचीत हो पाई है? इस मांग को लेकर हमने पहले सरकारों से विभिन्न प्रकार, जब देश में विभिन्न डिफेंस मिनिस्टर से प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिए, राष्ट्रपति को ज्ञापन दिए, इस बात को लेकर हमने पहले आंदोलन भी किए, भूख हड़ताल भी किए, लेकिन सरकार ने सिर्फ आश्वासन दिया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी। जब मनोहर पर्रिकर रक्षा मंत्री थे उस वक्त भी हमें आश्वासन मिला था कि इस पे आपकी मांग की सही है और इसको जल्दी मानेंगे, लेकिन हमारी मांग पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए समाज ने, पूरी 36 बिरादरी ने मिलकर ये फैसला लिया है, इस मांग को लेकर इस बार आर पार की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। कौन कौन लोग यहाँ पहुंचे थे? पूरे इलाके की आसपास की सरदारी, सरपंच, एक्स सरपंच, पार्षद, ब्लॉक समिति मेंबर और पूर्व विधायक भी आए हैं, सेलिब्रिटी एमडी यादव, राहुल फाजुलपुरिया समाज के सेलिब्रिटी लोग भी। फरीदाबाद नगर निगम ने फिर से अतिक्रमण के खिलाफ अपना अभियान तेज कर दिया है। निगम ने दशहरा मैदान और मेट्रो रोड पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। मेट्रो रोड पर अस्थायी रूप से झुग्गियां बनी हुई थीं। ऐसे ही दशहरा मैदान में पटरी वालों ने भी अतिक्रमण किया हुआ था। यहां जमीन पर बड़ी संख्या में जैकेट और स्वेटर बेचने वाले दुकानदार बैठे हुए थे। निगम के एसडीओ सुमेर सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। दशहरा ग्राउंड में चारपाइयों और रेहड़ियों पर गर्म कपड़ों की सेल लगाकर गुजर बसर करने वाले लोगों पर नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए जेसीबी की मदद से तोड़फोड़ की, जिसके चलते इन लोगों का भी हालांकि भारी नुकसान हो गया है। हताश लोग हाथ जोड़कर लगातार मोहलत मांगते रहे, लेकिन तोड़फोड़ की कार्रवाई नहीं रुकी। लगा तो वहाँ मेन रोड पर लगाते थे 4 साल से। यहाँ वो लोग बोल रहे थे बार बार कि दशहरा कराओ जाओ, दशहरा कराओ जाओ। बिहार आ गए थे, यहाँ भी परेशान। कोई जाम नहीं लगता है जी, जानकार ग्राहक आते हैं हम लोग के पास। ये सारा देखो, ये आपके सामने तोड़ दिए एकदम से। 10 चारपाई तो मेरा टूट गया। सुबह आए थे, बोल रहे थे कि बंद कर दो, हम बंद कर दिए थे एकदम बिल्कुल। अच्छा। सारे आदमी बंद कर दिए थे। जेसीबी क्यों लाए? जेसीबी फिर पलाते लेके आकर तोड़ फोड़ कर दी। क्या बोला, कितना नुकसान होगा? नुकसान तो काफ़ी हो गया। नुकसान का तो कोई सीमा नहीं, आपके सामने है। 10 चारपाई तो देखो, ये 800 900 हज़ार की एक चारपाई होती है। ये सर देखिए, ऐसे हम लोग ये सर्दियों का सीजन करते हैं 2-4 महीने के लिए, तो कुछ कोरोना से भी हम लोग परेशान हो गए और अभी बीच में लगने भी नहीं दिए। कोई अभियान निकला था, हम लोग फिर भी बंद रखे। अब बोलिए सीजन का माल निकल जाए, थोड़े बहुत और मोहलत दिया जाए हम लोग को। हाँ। तो मोहलत नहीं दिया जा रहा। फरवरी तक लगाते, ये खत्म करके हम लोग इतना माल कहाँ लेकर रखेंगे। हम लोग पूंजी भी लगा रखे। पलवल में एक ही नंबर पर चल रही 3 आइसर कैंटर गाड़ियों को सीएम फ्लाइंग की टीम ने काबू कर लिया है। तीनों गाड़ियों का एक ही मालिक है, जो काफी दिनों से आरटीओ विभाग की आंखों में धूल झोंक कर गाड़ी चला रहा था। जब सीएम फ्लाइंग की टीम को इसकी भनक लगी तो तीनों कैंटरों को मालिक और ड्राइवर समेत पकड़कर शहर थाना पुलिस को सौंप दिया गया। सिटी थाना पुलिस ने गाड़ी मालिक के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। टैक्स ज़्यादा बढ़ रहे थे, टैक्स नहीं भरी जा रही गाड़ी की। ठीक है जी, टैक्स के मांग मुझे ये चलानी पड़ रही थी, क्योंकि लॉकडाउन के बाद काम मिल नहीं रहा था जी, इसलिए मुझे ये उसी की नंबर प्लेट दूसरी गाड़ी लगा दी मैंने। गाड़ी मेरी 3 अपनी गाड़ी। इंस्पेक्टर साहब, क्या है मामला? है 3 गाड़ियाँ हैं, एक ही नंबर से चल रही थी। ऐसा है, गुप्त सूचना के आधार पर हमें मालूम हुआ कि महेंद्र सिंह गांव चांद का रहने वाला है, जो कि 3 गाड़ी है वहाँ पर एक ही नंबर से तीनों गाड़ियों को चला रहा है। जो आज सुबह इन गाड़ियों को जीट रोड के पास, रसूलपुर रोड के पास जो चमड़ा मार्केट है, चमड़ा, वहाँ पर ये गाड़ियाँ खड़ी हुई थी तीनों, और तीनों को कब्जे में लिया। एसएचओ को बुलाया, एसएचओ को हवाले कर दी तीनों गाड़ी। तो इसमें किसी की गिरफ्तारी भी की है? अभी गिरफ्तारी नहीं की है इसमें, लेकिन इसको महेंद्र सिंह मौके पर मिल गया, जिसको हम लेके एसएचओ को हवाले कर दिया है। रेवाड़ी की कोसली पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ धारा 376 सहित
पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया और आरोपी को उसके सही ठिकाने यानी सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। पुलिस की माने तो 5 दिन पूर्व कोसली में एक नाबालिग बच्ची अपनी रिश्तेदारी में आई थी, जहां से कोसली निवासी रवि नाम का युवक उसे बहला फुसलाकर अपनी स्कूटी पर कहीं सुनसान जगह पर लेकर गया, जहां उसने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया और उसे फिर वहीं छोड़कर फरार हो गया। बावड़ थाने से 0 FIR दर्ज होकर थाना पर प्राप्त हुई, जिसको हमने रजिस्टर्ड करके जेल धारा 376 आई किसी 6 पोस्को एक्ट में FIR दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये आरोपी है रवि बीठड़ा और ये लड़की अपनी रिश्तेदारी में आई हुई थी, वहां से ये उसको साथ ले गया था। सोनीपत पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 5 बदमाशों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। नरेला के कुख्यात बदमाश शुभम को साथियों समेत सदर थाना पुलिस ने काबू किया। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने हत्या के प्रयास समेत कई मुकदमे दर्ज किए हैं और न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया है। फिलहाल अन्य वारदातों का भी रिमांड अवधि के दौरान ही खुलासा होने की उम्मीद है। जिनका रिंग लीडर शुभम पुत्र शिवराज वासी नरेला है। ये 5 नौजवान लड़के हैं, अभी 18 साल का, कोई 21 साल का है। इन्होंने दो को गांव सलीमचंद माजरा में फायरिंग करके दस्त बिठाने का काम किया था और हमने इनको आज हथियारों सहित गिरफ्तार कर लिया है और कोर्ट में पेश करके रिमांड लिया गया है। किस केस में बरामद हुए? हथियार 2 जिंदा कारतूस है और एक कंट्री मेड पिस्टल। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।